जैसा टॉपिक पहले से तय है, व्यक्तित्व और इसका विकास, इस पर अपनी बात हम सभी लोग छात्र अध्यापक हैं, बीएड के लोग हैं, और हमारे यहाँ बताया जाता है कि अंतःक्रिया द्वारा किसी विषय का विकास करना चाहिए। केवल आप सुनेंगे ऐसा नहीं, कुछ सवाल भी पूछा जाएंगे, बीच में इंटरेक्शन भी रहेगा। पहली सवाल तो ये पूछना है कि व्यक्तित्व ये बीएड की कोर्स में भी है। ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है, अच्छी नहीं, पूरा हो गया है, चल रहा है, चल रहा है। तो यही से बात करेंगे पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को आपने जो समझा है या जो समझाया गया है उसी को थोड़ा सा और विस्तृत रूप देना है। बाहर से कोई वक्ता आता है तो उसी टॉपिक पर बात करेगा। वो आप में से कोई एक हाथ खड़ा करके उन्होंने क्या समझाया, व्यक्तित्व क्या है, अच्छा किस शब्द से बना है ये तो पता लगा। हाँ आप खड़ी पर्सनैलिटी से बना है। लैटिन भाषा की पर्सनल शब्द बनाए जिसका अर्थ है मुकुटा या बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बोला। सोना का अंग्रेजी में हुआ ये इसका सबसे पहले शाब्दिक अर्थ क्या ही बनता है। तो हम जब शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो उसमें मुखौटा ये मांस सफाया, और हम लोगों को मालूम है कि यूनान की संस्कृति और सभ्यता ये बहुत उच्च कोटि पर रही है। वहां पर खेलकूद भी बहुत होते थे, जिम्नास्ट बहुत आगे बढ़ा, और इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत होते थे। तो उन स्टेज के कार्यक्रमों में लोग मुखौटा अपने उस पर लगाते थे। दूसरा प्रकार से पहचान होती थी कि जो मुकुट पहना जाता था वो हर एक का अलग अलग प्रकार की संरचना होती थी, अलग अलग प्रकार की धातु होती थी। सोने का कौन पहनेगा, चांदी का कौन पहनेगा। तो मुखौटा को देख करके उसके व्यक्तित्व का, उसके बारे में अंदाजा लगाया जाता था, उसकी पहचान होती थी। लेकिन ये शब्द हर व्यक्ति आजकल प्रयोग करता है। मार्केट में भी, बाजार में भी इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। गली गलियारों में बात की जाती है, चौराहों पर बात की जाती है व्यक्तित्व की। तो आपकी नजरों में ये तो बताया कि शाब्दिक अर्थ हुआ, आपकी नजरों में इसका अर्थ क्या है जो आपने बताया, पढ़ा होगा, कोई परिभाषा ध्यान हो या किसी विद्वान ने कहा, कोई ध्यान है क्या? हम चलते फिरते व्यक्तित्व की बात करते हैं। उसका व्यक्तित्व डल हो गया है, उसका व्यक्तित्व बहुत निखर गया है, उसका व्यक्तित्व बहुत उच्च कोटि का है। चलते फिरते हम लोग व्यक्तित्व की बात करते हैं। जब हमारे ध्यान में ये जब व्यक्तित्व की बात चलते फिरते की जाती है तो हमारे ध्यान में जो लेमैन है, जो बाजार के लोग हैं, वो क्या समझते हैं इस व्यक्तित्व?
भाई किसी को भी देखा, हमने कहा बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। अब देखते ही पर्सनालिटी का पता लग गया हमको, तो हमने क्या देखा उसका? कौन से गुणों? अच्छे गुणों तो हम लोगों ने उसका एक शाब्दिक अर्थ में इसलिए बाहर या एक्सटर्नल फैक्टर्स को इस वजह हमने उसको देखा। और इसीलिए जो लेमन डेफिनेशन दी जाती है, जो बाजारों परिभाषाएं दी जाती है, आम आदमी परिभाषा लेता है, अपना अर्थ निकालता है, वो इसके बाह्य स्वरूप को देख करके ही निकालता है। और इसीलिए जो इसकी परिभाषाएं चलती हैं, अट्रैक्टिवनेस ऑफ द फेस इज पर्सनालिटी, ये मार्केट डेफिनेशन है। Attractiveness of the face is personality। दूसरा हमने देखा कदकाठी, चपड़ा जवान है, गोरा रंग है, काले घुंघराले बाल है, आंखें वांखें सब बड़े हैं, बुलेट मोटरसाइकिल पे जा रहा है। एक झलक हमने देखा, हमने कहा क्या पर्सनालिटी। एमएड का एक बच्चा जब पर्सनालिटी को मेजर करता है तो उसे 2-3 महीने लग जाते सारा पूरा करते। और इन्होंने 80 की स्पीड पे व्यक्तित्व का मापन भी कर दिया और कहा क्या पर्सनालिटी। तो इन्होंने क्या देखा, जनरल वैल्यूड। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जनरल वैल्यूड इज पर्सनालिटी। दूसरा, हमसे कोई प्रभावित कितना होता है। आप जब किसी को मिलते हैं या आपको कोई मिलता है, आप उससे कितने इंप्रेस होते हैं और कितनी आपकी फॉलोइंग बढ़ जाती है, कितनी वो बात आपकी मानता है। इसको कहते हैं स्टिमुलस वैल्यू। कितना स्टिमुलेटिंग वैल्यू किसी की है, उद्दीप्त करने की क्षमता। तो फिर उसमें एक परिभाषा जो बाजार में दी जाती है, वो कहा जाता है कि स्टिमुलस वैल्यू ऑफ ए पर्सन। ये सब लेमन डेफिनेशन है, मार्केट डेफिनेशन। और ये ध्यान में आप रखें कि जितना आदमी बाह्य रूप से स्मार्ट होता है, पहली बार हम किसी को भी मिलते हैं तो उसका ही असर उस पर फर्स्ट इंप्रेशन इसका करें। एक मैडम बीएड करके गई और मान लीजिए उसको कहीं अपॉइंटमेंट मिला, तो पहले दिन बच्चों में यही चर्चा होगी कि एक मैडम आई है बहुत स्मार्ट, क्लास में साइंस की है, किसी की भी। तो सब जगह बच्चों की एक खास बात होती है कि वो केवल अपनी खबर अपने पास तक नहीं रखते, परिवार में भी शेयर करते हैं, हमारे यहाँ मैडम आई है, अपने मोहल्ले में भी शेयर करते हैं। दूसरे दिन उसे पढ़ाया, पढ़ाने के बाद बच्चों की समझ में नहीं आया, तो भी उनको लगता है कि मैडम का स्तर बहुत ऊंचा है, हमारा स्तर उतना नहीं है, इसकी बात उनको समझ में नहीं आई। लेकिन दूसरे दिन उसका इंप्रेशन थोड़ा कम हो जाता है। तीसरे दिन मैडम ने पढ़ाया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, मैडम भी कंफ्यूज हो गए, किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद बाकी। और उसके बाद फिर दोबारा चर्चा जाती है कि एक मैडम आई है तो बहुत स्मार्ट, मगर उनको आता जाता कुछ भी नहीं। तो ये केवल बाह्य स्वरूप को अगर हम देखेंगे तो व्यक्तित्व का पूरा अर्थ निकल जाएगा क्या? नहीं।
बाह्य स्वरूप के साथ साथ हमको कौन सा स्वरूप देखना पड़ेगा? तो एक हमने कहा कि बाह्य स्वरूप, और उसके बाद हमने कहा किसका? आंतरिक स्वरूप। इंटरनल इंटेलिजेंस। तो सीधा सीधा अगर आप यहाँ पर करना चाहें तो परिभाषा वगैरह लिखाना, ये तो सब किताबों से है ही, आपने पढ़ी भी लिखी भी, कि व्यक्ति का बाह्य एवं आंतरिक दोनों स्वरूप मिलाकर के व्यक्तित्व। व्यक्तित्व अपने आप में एक संस्थान है, एक इदारा है। वो उर्दू की लड़की कौन सी थी? क्या सबीना। सबीना। इदारा का मतलब क्या होता है? मतलब स्कूल को क्या कहते हैं? जैसे इदारा, इदारा है, एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है। उर्दू मदरसा अलग चीज है। इदारा में क्या, इदारा का क्या अर्थ है? खैर मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो एक प्रकार से अपने आप में संस्थान है, एक अपने स्कूल है, एक इदारा है। जब आपके गुण केवल आपके ही काम आते हैं, अपने ही लिए प्रयोग करते हैं, तब आप व्यक्ति हैं। लेकिन जब अपने गुणों का प्रयोग आप संस्था के लिए, विकास के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए जैसे ही करते हैं, वैसे ही आप व्यक्ति से व्यक्तित्व बन जाते हैं। और इसलिए बिग व हंट ने कहा कि संपूर्ण व्यवहार वर्तमान का योग ही व्यक्तित्व है। अब जब हम संपूर्ण व्यवहार वर्तमान कहते हैं तो फिर उसमें सारे व्यवहार आ जाएंगे, यानी हमारा ज्ञानात्मक व्यवहार भी आ जाएगा, हमारा क्रियात्मक व्यवहार भी आ जाएगा, और हमारा भावात्मक। इन तीनों व्यवहारों के वर्तमान का योग क्या है? व्यक्तित्व। एक बहुत अच्छी बात राख ने कही। वो कहता है कि समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संतुलन। समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य, समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य। अपने बुजुर्गों का आदर करना कैसा गुण है? समाज द्वारा मान्य है या अमान्य? बच्चों से प्यार करना कैसा गुण है? महिलाओं से शालीनता से बात करना कैसा गुण है? अब जब मान्य गुण आपको मालूम, अमान्य गुण तो पता ही है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में सारे मान्य गुणों को मानता है, इस हिसाब से चलता है, मान्य गुणों के हिसाब से, तो उसका व्यक्तित्व कैसा है? और जो मान्य गुणों को नहीं मानता, ठीक नहीं है। तो इन सामान्य गुणों, मान्य, समाज द्वारा मान्य अमान्य गुणों के बीच में क्या चाहिए? संतुलन चाहिए, बैलेंस चाहिए। अब बैलेंस कैसे आएगा ना? जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि हमको चलते चलते, आप लोग जो बाइक चलाते हैं, कितने लोग बाइक चलाते हैं? आप ड्राइविंग करते हैं, स्कूटी कुछ भी जो चला लेते हैं, या साइकिल ही चला लेते हैं, पैदल तो सभी चलते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमको चलते चलते हमें चलना किधर चाहिए? बाएं, और हम किधर आ जाते हैं? लेकिन हमारा प्रयास क्या रहता है? तुरंत बाएं। क्यों? हम क्या कर रहे
लेकिन तुरंत हमने संतुलन कर लिया। हम अमान्य दिशा की ओर आए। आपके टीचर है वही, आप किसी दिन गुस्से में आए, घर से किसी लड़के आई, नाराज होकर के आई, परेशान है, उसने बेचारे लेसन में 2-4 कटिंग कर दी और आप उसी ऊपर पड़े, मैडम आप तो हमारा लेसन काट देती हैं, सर हमारा तो लेसन काट देते हैं, आप ये सब। या उन्होंने कमेंट कुछ लिख दिया कि अध्यापक में आत्मविश्वास नहीं था और भी कुछ कहा, और पता लगा कि आप शुद्ध घर गए। उसने कहा भैया हम तो आपके हित के लिए कर रहे हैं, हमने क्या, हमारा काम ही है समालोचना करना, समीक्षा करना, आपको सुपरवाइज करना और आपका पृष्ठपोषण रहना, हमारा काम। तो आपने भी उसके बाद फील किया और आपने कहा कि नहीं सर या मैडम, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अपने व्यवहार से। ये आपने क्या कर लिया, संतुलन। आप गलत दिशा में आ गए थे, गलत दिशा से आप किधर आ गए थे, सही दिशा में। तो समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संतुलन ही व्यक्ति। और सबसे बड़ी परिभाषा इसमें जानते हैं कि आपको एक आलकोड की आती है। बीच में मुझे एक आवाज देखना पड़ेगा, आपको फोन सुनने की सुविधा नहीं होगी, लेकिन मेरे को रखनी पड़ेगी क्योंकि हो सकता है कोई ऑफिस से फोन आ जाए। हेलो, थोड़ा सा ऐसे कर दो, है ना? ठीक है। हाँ ठीक है। व्यक्ति के मनोशारीरिक एक शब्द प्रयोग किया उसने, और जैसे ही हम लोग मनोशारीरिक कहते हैं तो मनो कहते ही सारे मन की बातें, सारी इंटरनल बातें, क्योंकि मन की बातें, हृदय की बातें, भावना की बातें जो दिखाई नहीं देती, जो अव्यक्त हैं, वो सारी आ जाती हैं। तो मनोशारीरिक संस्थान का गतिशील संगठन है जो व्यक्ति के पर्यावरण में उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। इसमें एक शब्द, इस परिभाषा को समझ लें तभी वो पर्सनालिटी का विकास में अपनी बात पूरी हो जाएगी। जैसे कहा कि मनो, तो पूरा मेंटल, इंटरनल, साइकोलॉजिकल, और शरीर को भी उन्होंने दे दिया। मनो शारीरिक, शारीरिक कहते ही लंबाई, चौड़ाई, रंग, रूप, कद, काठी, ये सब आ गया। आंतरिक में जुड़ गया और बाहर में जुड़ गया। और फिर उसने कहा कि मनोशारीरिक संस्थान ये सिस्टम है। संस्थान जैसे कहा तो ध्यान में रखना कि सिस्टम एक पूरा का पूरा रहता है, उसके अनेकों घटक होते हैं। जैसे स्कूल इज ए सिस्टम, एग्जामिनेशन इज ए सिस्टम, आपका मैं देखते होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम है। स्कूल इज ए सिस्टम। स्कूल का हेडमास्टर ठीक नहीं है तो स्कूल अच्छा चलेगा क्या? हेडमास्टर वगैरह सब ठीक है, एक टीचर बहुत गड़बड़ है, स्कूल चलेगा क्या? सब ठीक है,
एक स्वच्छता कर्मचारी जो है वो पूरी बदमाशी करता है, स्कूल अच्छा चलेगा क्या? एक क्लर्क जो है वो ऑफिस में गड़बड़ झाला करता है, स्कूल ठीक चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं, सारे के सारे इस प्रकार से व्यक्तित्व में भी अनेकों घटक हैं, जो सारे घटक, सारी गतिशीलताएं, उनको मिला करके क्या बनता है? व्यक्तित्व बनता है। तो मनोशारीरिक संस्थान का गतिशील संगठन है, डायनामिक है। आप जैसी आज हैं 6 महीने बाद वैसी रहेंगी क्या? आपके अनेकों प्रकार का विकास हो जाए। आप जैसी आज हैं 2 साल पहले ऐसी थी क्या? शारीरिक बात नहीं कर रहा, गुणों में भी आप देखें, हो सकता है 2 साल पहले जिस चीज को आप पसंद करती थी आज पसंद नहीं करती, और जिस समय जिस चीज को नापसंद थी वो आज वापस है। पहले कोई जो आपके अंदर दुर्गुण था वो आज छूट चुका है और विकास उसमें हुआ है। इसलिए गतिशीलता की बात है। आप ऐसे नहीं है कि यूज में टाइप पर्सनालिटी इसको कि हम तो जैसे हैं वैसा ही हमारा उपयोग कर लीजिए। कुछ लोग होता है ना कि यूज में टाइप, जैसे वो कचरा रहता है ना जिस पर लिखा है यूज में, कि भाई हम तो जैसे हैं वैसे हैं। हम जैसे हैं वैसे नहीं, हम गतिशील हैं। हम आज जो हैं वो कल नहीं रहेंगे, हम कल बदल जाएंगे। हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, बाकी सारा सब ठीक कर रहे हैं। ध्यान में आया कि नहीं? तो मनोशारीरिक संस्थान का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण में उसका अद्वितीय सामंजस्य, नॉट सेकेंडरी, माने जो सिचुएशंस हैं, सिचुएशन सबकी अलग अलग है, परिस्थितियां सबकी अलग अलग है, पारिस्थितिकी अलग अलग है, पार्श्वभूमि अलग अलग है। तो जिन परिस्थितियों में वो काम कर रहा है उन परिस्थितियों में उससे अच्छा और अधिक काम नहीं किया सकता। उन परिस्थितियों में जो उसने डिसीजन लिया वो बेस्ट डिसीजन है। कई बार आप देखते हैं ना, बड़ा गतिशील पुलिस ऑफिसर, इलाके में चोरियां बंद हो जाती हैं, जेब कटना बंद हो जाता है, महिलाओं की चेन खींचना बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, क्यों? मतलब बड़ा गतिशील है, बड़ा डायनेमिक है। कई बार आप कहते हैं बड़ा डायनेमिक लीडर है, उसके इलाके के भले डायनेमिक पार्षद ही क्यों नहीं हो, तो भी उसके इलाके की सड़कें वड़कें, नाली, पानी, सारी सब चीजों की, बिजली की, हर एक चीज की व्यवस्था ठीक सुचारू ढंग से चलना शुरू हो जाती है। तो ये गतिशीलता का एक अर्थ यहाँ पर गतिशील संगठन है जो उसका अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है। अब सीधी सी बात है कि हमारा काम जो बीएड का मूल है, जिसको हम करते हैं, बालकों के व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी विकास करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, उसका ज्ञानात्मक विकास हो, क्रियात्मक विकास हो, भावात्मक विकास हो, यह पूरी शिक्षा का मूल। और उसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपना भी पूरा विकास करें। किन किन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा? यह तो सारा जीवन लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, अपना वंशानुक्रम रहता है, अपना सारा का सारा वातावरण रहता है। We are the product of heredity and environment. इन दोनों से मिलकर कंपनी हेरिडिटी जैसी मिलनी थी, मिल चुकी है। एनवायरमेंट जिस तरह का, एनवायरमेंट में भी घर का, परिवार का, पड़ोस का, संगी साथी, सांस्कृतिक वातावरण, धार्मिक वातावरण, देश का पूरे का वातावरण, और आज की तारीखों में क्योंकि ग्लोबलाइजेशन टाइम आ चुका है तो पूरा अंतरराष्ट्रीय वातावरण, और जो मीडिया का इम्पैक्ट, संचार संवाद वाहन साधनों का, इन सब का प्रभाव। आज क्या सोचते हैं कि बालक केवल घर के वातावरण से प्रभावित होता है, मीडिया से प्रभावित नहीं होता क्या? कितनी बातें उसने कहां से सीखी हैं? मीडिया से सीखी। तो इनसे कुछ नहीं बनता। लेकिन फिर और जो गुणों की बात रहती है उसमें से कुछ गुणों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा।
करूंगा कि मेरा उद्देश्य पूरा हो सके और कुछ व्यक्तित्व का विकास करने की दिशा मिल सके, आगे बढ़ सके। जैसे एक चीज करेंगे हम लोग, उत्तरदायित्व की भावना, रेस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आसान काम नहीं, सीधा सीधा आप समझ लीजिए, इसे नोट करके अंडरलाइन कर लीजिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स कैपेसिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स कैपेसिटी। इट डेवलप्स आवर पोटेंशियल फुल्ली। हमारी जो क्षमता है उनका पूर्ण विकास उत्तरदायित्व करता है। अगर हम उत्तरदायित्व नहीं लेंगे तो हमारी क्षमताओं का पूरा विकास नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल चल रहा है, पहली बार मान लीजिए वो 10th हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सेंटर पड़ गया है और उसमें बोर्ड का परीक्षा वहां पर होनी है। अब बोर्ड की परीक्षा जो होनी है उसके लिए कोई इंचार्ज चाहिए। इसमें तो काम करेंगे ही, बाकी सब करेंगे ही करेंगे, लेकिन कोई भी जिम्मेवारियां रहती है तो अलग अलग प्रकार की जिम्मेवारियां रहती हैं, लोगों को बढ़ती हैं। तो उसके लिए उन्होंने किसी को इंचार्ज बनने के लिए कहा। अब दो प्रकार के टीचर सामने आए। एक टीचर कहेगा कि मैं काम तो